हेलो एवरीवन, I'm साकेत वाजपेयी, डायरेक्टर ऑफ प्रयास फिजिक्स क्लासेस देहरादून। चलिए बच्चों, तो शुरुआत करते हैं लेक्चर 2 ऑफ वेव ऑप्टिक्स, है ना। तो इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं YDSE, मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो देखिए बच्चों, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए पहले हमारे को एक फिनोमेना होता है जिसको हम लोग डिफ्रैक्शन कहते हैं, उसको समझना होगा। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं दी ऑसिलेटिंग मीटर स्टिक, है ना। यहाँ पर हमारे पास पानी रखा हुआ है इस तरीके से एक कंटेनर में, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दो यहाँ पर ब्लॉक्स हैं, है ना, जो कि पानी को ब्लॉक कर रहे हैं। और इधर एक लड़की जो है वो क्या यूज कर रही है, एक मीटर स्टिक यूज कर रही है और उसे वो ऑसिलेट करवा रही है ना। दी ऑसिलेटिंग मीटर स्टिक मेक्स प्लेन वेव्स इन द टैंक ऑफ वाटर, है ना। शुरुआत में आप देख पा रहे हैं कि प्लेन वेव क्रिएट होगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये एक लॉन्ग सोर्स है। तो उससे अगर हम लोग लगातार पानी को ऑसिलेट करवाएंगे तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि पानी के ऊपर क्या क्रिएट होगा, वाटर वेव क्रिएट होगा, और जो कि कैसा होगा, प्लेन वेव होगा। वाटर ऑसिलेटिंग इन द ओपनिंग एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ वेव्स दैट फैन आउट ऑन द अदर साइड ऑफ द बैरियर। वाटर डिफ्रैक्ट्स थ्रू द ओपनिंग, और इसी फिनोमिनन को हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन। तो बेसिकली होता क्या है, आइए हम लोग नीचे वाले डायग्राम में देखते हैं और क्लैरिटी होगी आपको कि शुरुआत में क्या हो रहे थे, प्लेन वेव्स जा रहे थे ना, और डिपेंडिंग अपॉन कि जो यहाँ पर जो होल है ना, ये जो ओपनिंग है उसका साइज कितना है। जैसे कि जब ओपनिंग का साइज बहुत बड़ा है तब जो है वाटर वेव क्या हो रही है, फैल रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं फैल रही है। अब देखिए दूसरे केस में जब ओपनिंग का साइज थोड़ा और कम कर दिया गया तो आप देख रहे हैं कि वाटर वेव जो प्लेन वेव फ्रंट्स थी वो क्या हो जा रही है, वो और ज़्यादा फैल रही है हर डायरेक्शन में। और तीसरे केस में हम लोगों ने क्या कर दिया, जो ओपनिंग है उसको और छोटा कर दिया। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो प्लेन वेव है ये और ज़्यादा हर डायरेक्शन में फैल रही है। तो हो क्या रहा है, ये जब वेव फ्रंट जो है ना, जब इस पॉइंट पे, जब इस ओपनिंग के पास पहुंच रही है, तो बाय हाइगन्स प्रिंसिपल हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स की तरह, है ना, वेव फ्रंट जो है उसके सारे पॉइंट्स कैसे बिहेव करते हैं, पॉइंट सोर्स की तरह फॉर सेकेंडरी वेवलेट्स, है ना। और उनकी वजह से आप देख पा रहे हैं इस तरीके से वेव्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा, वाटर वेव के केस में बेंडिंग पढ़ा, है ना। तो इसी फिनोमिनन को कहते हैं डिफ्रैक्शन, मतलब एनी बेंडिंग ऑफ लाइट बाय मींस, अगर हम लोग लाइट वेव के बारे में चर्चा करें तो एनी बेंडिंग ऑफ लाइट बाय मींस अदर देन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। तो जैसे कि यहाँ पर भी हम लोग एक केस देख सकते हैं लाइट वेव के लिए, है ना। यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एक लाइट सोर्स था, है ना, और अगर यहाँ पर हम लोगों ने एक वाइड विंडो रखा तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक शार्प शैडो फॉर्म हो रही है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत फजीनेस है ना। बहुत बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा कटआउट था वैसा तो शैडो नहीं बन रहा है, थोड़ा सा एक फजीनेस है एट इट्स एजेस, है ना। तो वही यहाँ लिखा है पहले केस के लिए कि लाइट कास्ट्स अ शार्प शैडो विद सम फजीनेस एट इट्स एजेस when the opening is large compared with the wavelength of the light, है ना। यहाँ पर ओपनिंग ठीक ठाक है, काफी बड़ी है। दूसरे केस में हम लोगों ने देखिए स्लिट को बहुत पतला कर दिया ना, वी हैव अ नैरो स्लिट, और इस केस में जो शैडो बन रही है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कैसी बन रही है ना। when the opening is very narrow diffraction is more apparent and the shadow is fuzzier, है ना। तो यहाँ से जब लाइट जा रही है तो क्या हो रही है, वो फैल रही है, जिस वजह से एग्जैक्टली है ना, जैसा हमारा ये जो स्लिट है एग्जैक्टली वैसा शैडो नहीं बन रहा है, लाइट जो है वो फैल रही है हर डायरेक्शन में, ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने क्या देखा कि द अमाउंट ऑफ डिफ्रैक्शन, है ना, कितना ज्यादा डिफ्रैक्शन फिनोमेना होगा, डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द वेव कंपेयर्ड विद द साइज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन दैट कास्ट्स द शैडो, है ना। तो वेवलेंथ कितना ज्यादा कंपेरेबल है साइज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन के, वो डिसाइड करता है कि कितना ज्यादा डिफ्रैक्शन होगा, है ना। लॉन्गर वेव्स डिफ्रैक्ट मोर, है ना, जो लॉन्गर वेव्स होते हैं उनका डिफ्रैक्शन ज्यादा होता है। They are better at filling in shadows, which is why the sounds of foghorns are low frequency long waves to fill in any blind spots. तो बच्चों अभी अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर, है ना, हम लोगों ने क्या देखा कि जब हम लोगों ने लाइट सोर्स यूज करा, है ना, तो इस केस में क्या हो रहा था कि ये जो विंडो थी, है ना, ये काफी वाइड थी एज कंपेयर टू द वेवलेंथ। तो इस वजह से बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर क्या नहीं हुई, डिफ्रैक्शन फिनोमेना बहुत अच्छे तरीके से नहीं हुआ, है ना। तो जो शॉर्ट वेवलेंथ वाले लाइट होते हैं जिनका वेवलेंथ कम होता है उनकी डिमांड बढ़ जाती है, उनको नैरो स्लिट चाहिए, तब डिफ्रैक्शन फिनोमेना ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा। लेकिन ये चीज जो है लॉन्गर वेवलेंथ के साथ नहीं है,
है ना, वो तो बड़े आराम से डिफ्रैक्ट कर जाते हैं, इसीलिए यहाँ लिखा है कि लॉन्गर वेव्स डिफ्रैक्ट मोर, है ना, इस वजह से वो क्या कर जाते हैं, जगहों को भरते हैं, है ना, मतलब वो अलग अलग जगह फैलते हैं, जिस वजह से वो ऐसा लगता है कि वो जगहों को भर रहे हैं। विच इज वाई द साउंड्स ऑफ फॉग हॉर्न्स, है ना, जैसे जो बड़े बड़े शिप हैं वो फॉग हॉर्न्स का इस्तेमाल करते हैं और वहां पर जो उनकी फ्रीक्वेंसी होती है वो काफी लो होती है ना, लो फ्रीक्वेंसी उनसे निकलती है, ठीक है, तो लो फ्रीक्वेंसी लॉन्ग वेव्स उनसे निकलती है ताकि वो बड़े आराम से हर जगह फैल सके, है ना, और जिस वजह से जो है बहुत दूर दूर तक ये जो है ना फॉग हॉर्न्स होते हैं उनकी आवाज सुनाई पड़ती है ना, तो शिप्स यूज करते हैं बेसिकली फॉग हॉर्न्स को। तो इसी तरीके से एक और एग्जांपल दिया है, लाइकवाइज फॉर रेडियो वेव्स ऑफ द स्टैंडर्ड एएम ब्रॉडकास्ट बैंड विच आर वेरी लॉन्ग कंपेयर्ड विद द साइज ऑफ मोस्ट ऑब्जेक्ट्स इन देयर पाथ, है ना, तो वो काफी बड़े होते हैं एज कंपेयर टू जिन चीजों से वो टकरा रहे हैं, ताकि अच्छे से वो सबके घरों में भी एंटर कर सके वो वेव्स, है ना, तभी हमारे रेडियो में अच्छे से सिग्नल पकड़ेगा। The fact that smaller details can be seen better with shorter wavelengths is neatly employed by the dolphin in scanning its environment with ultrasound. तो जो जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कि शॉर्टर वेवलेंथ जो है ना, उनकी डिमांड ज्यादा होती है, वो स्मॉलर डिटेल, है ना, वो स्मॉलर डिटेल को कैच करते हैं, मतलब जहां पर छोटे छोटे है ना ओपनिंग्स होते हैं वहां पर शॉर्ट वेवलेंथ्स वाली चीजें जो है वाली जो लाइट्स वेव्स हैं वो ज्यादा अच्छे से एंटर कर पाती है ना। तो हम लोग यहाँ पर उसी का एग्जांपल ले सकते हैं साउंड वेव के लिए भी। तो डॉल्फिन क्या करती है, वो दोनों साउंड वेव का यूज करती है ना, एक तो शॉर्टर वेवलेंथ वाली और एक लॉन्गर वेवलेंथ वाली। जैसे कि यहाँ लिखा है कि द स्मॉलर डिटेल्स कैन बी बेटर सीन विद शॉर्टर वेवलेंथ, तो शॉर्टर वेवलेंथ का इस्तेमाल किस लिए करती है, तो शॉर्टर वेवलेंथ का इस्तेमाल करती है टू एग्जामिन ज्यादा डिटेल्ड चीजों को, है ना, टू एग्जामिन मोर डिटेल द डॉल्फिन एमिट साउंड ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक है, और इसके अलावा वो लॉन्ग वेवलेंथ वाले साउंड वेव का भी इस्तेमाल करती है। तो वो भी यहाँ पर देखिए लिखा है कि यहाँ पर द echoes of long wavelength sound give the dolphin an overall image of the object in its surrounding, लेकिन वो माइन्यूट डिटेल को कैच नहीं कर पाते, है ना, तो माइन्यूट डिटेल को कैच करने के लिए क्या यूज करते हैं, वो शॉर्टर वेवलेंथ। क्लियर है ये बात, तो वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई थी। The dolphin has always done naturally what physicians are now able to do with an ultrasonic imaging devices, है ना, तो हम लोग आपने पढ़ा होगा या आपने सुना होगा कि हॉस्पिटल्स में लोग जाते हैं अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए ना, तो वहां पर क्या होता है अल्ट्रासोनिक इमेजिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है, और ये प्रैक्टिकली ये नेचुरली जो है डॉल्फिन ऑलरेडी कब से यूज कर रही है और करती ही रहेगी, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब ये बहुत ही प्यारा सा एक्सपेरिमेंट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसे देखते हैं ना। तो यहाँ पर क्या यूज हुआ है, यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है, जिनका नाम था यंग, है ना, थॉमस यंग। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा था और उन्होंने डबल स्लिट्स का यूज करा था ना, बहुत पतले पतले यहाँ पर नैरो स्लिट्स का यूज करा था। और ये देखिए वही यहाँ लिखा है कि व्हेन मोनोक्रोमैटिक लाइट पासेस थ्रू टू क्लोजली स्पेस्ड स्लिट्स a striped interference pattern is produced। तो देखिए यहाँ पर क्या चौंकाने वाला रिजल्ट आया कि अगर हम लोग यहाँ पर किसी पार्टिकल को फेंकते हैं ना, पार्टिकल को अगर इस होल के थ्रू फेंकते तो वो ऑब्वियसली किसी एक जगह स्ट्राइक करता, है ना, नीचे वाले स्लिट से भी अगर एक पार्टिकल को फेंकते तो किसी एक जगह स्ट्राइक करता। लेकिन यहाँ पर क्या पाया गया कि यहाँ पर पैटर्न जैसी चीज क्रिएट हुई, है ना, तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग था। और यहाँ पर हम लोगों ने मोनोक्रोमैटिक लाइट का यूज करा और यहाँ पर एक स्क्रीन लगा दी गई जहाँ पर ये इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व हुआ है ना, तो इसको हम लोग एनालाइज करेंगे कि आखिर क्यों ऐसा हुआ कि यहाँ पर एक स्ट्राइप्ड इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर नोटिस वर्ती चीजें क्या क्या है कि जैसे कि मोनोक्रोमैटिक लाइट का यूज किया गया और उस एक लाइट को ही क्या किया गया, दो अलग अलग स्लिट से पास करा गया, और उसके बाद क्या हुआ, ये जो लाइट है वो फैली अच्छे से और साथ ही साथ यहाँ पर पैटर्न भी उसने बनाया, ठीक है ना। तो एक्चुअली जो फिनोमेना हुआ यहाँ पर उसको हम लोग एक्चुअली ऑब्जर्व करेंगे। तो देखिए हम लोगों ने ये पढ़ा है कि ये लाइट वेव है, तो चलिए वेव की तरह से ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हमारे पास एक वेव थी, है ना, वो मान लीजिए दो जगह स्प्लिट हो गई, ठीक है। तो अब जब दो जगह स्प्लिट हुई है ना, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक OM है और एक ON है, ठीक है। OM रास्ते से गई और एक वेव ON रास्ते से गई। अब यहाँ पर भी हम लोग जानते हैं कि क्या होगी वेव,
ये अब डिफ्रैक्ट करेगी ना, ये अलग अलग डायरेक्शन में गई, m से वेव अलग अलग डायरेक्शन में गई, n से भी वेव अलग अलग डायरेक्शन में गई, और कहीं कहीं पर इन दोनों वेव का क्या हुआ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, और कहीं कहीं पर इन वेव्स का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। तो जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ वहां पर लाइट हमें दिखा, और जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ वहां पर हमें डार्कनेस दिखाई दी। और यही वजह है कि हमारे को स्ट्राइप्ड पैटर्न जो है वो दिखाई दिया। तो वेव है ना, लाइट के जो वेव नेचर की वजह से ही ये संभव है ना। लाइट का जो वेव नेचर है वो ना होता तो यहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं हो पाता, है ना। डिफ्रैक्शन हुआ यहाँ पर सबसे पहले तो, कि लाइट जो अलग अलग डायरेक्शन में चली गई, है ना, हर तरफ गई। उसके बाद दो वेव्स का क्या हुआ, यहाँ पर इंटरफेरेंस हुआ, कहीं पर कंस्ट्रक्टिव कहीं पर डिस्ट्रक्टिव। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से इसे दिखाया गया था। सबसे पहले दिखाया गया कि एक वेव है ना, उसे एक स्लिट से पास करा गया तो वो अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी, है ना, उसका भी डिफ्रैक्शन होगा। तो हम लोगों ने उन दोनों वेव्स को देखा जो m और n से पास करने वाली है ना। m और n यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर बेसिकली स्लिट्स हैं। तो यहाँ पर जब ये पहुंची दो वेव, तो एक वेव जो है वो क्या कर गई, अलग अलग डायरेक्शन में फैल गई, दूसरी वेव भी अलग अलग डायरेक्शन में फैल गई। और अब हम लोग देख पा रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर दो अलग अलग वेव का इंटरफेरेंस होगा, एक जो m से आ रही है और एक जो n से आ रही है, ठीक है ना। और इसके अलावा इंटरफेरेंस के बारे में हम लोग थोड़ा सा और आइडिया लगा लेते हैं, है ना। हम लोगों ने वेव चैप्टर में भी पढ़ा है, SHM चैप्टर में भी पढ़ा है कि वेव का इंटरफेरेंस होता है ना। जैसे कि मान लीजिए दो वेव सेम तरीके से अगर जा रही है तो उनका री होगा, है ना। इसे हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी बोलते हैं। और इस केस में एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, एम्पलीट्यूड जो है ना, अगर इस केस को देखें तो वो डबल हो जाएगा। अगर एक का एम्पलीट्यूड ए है, दूसरे का भी एम्पलीट्यूड ए है, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों वेव कैसी है, दोनों वेव जो है वो बिल्कुल फेज में है। फेज में होने का मतलब क्या हो गया, दोनों का बिहेवियर बिल्कुल सेम तरीके का है ना। तो इस केस में हम लोग देख पा रहे हैं कि री हो रहा है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। वहीं दूसरा केस देखिए, यहाँ पर एक वेव को आप देखिए और दूसरी वेव को देखिए, दोनों हमेशा ऑपोजिट काम कर रहे हैं। जैसे एक केस में आप देख पा रहे हैं कि अब वेव ऊपर उठ रही है, और दूसरे केस में आप क्या देख पा रहे हैं कि ये अब नीचे जा रहा है ना। तो हमेशा एक दूसरे को ये दोनों क्या करना चाह रहे हैं, कैंसिल करना चाह रहे हैं। साथ ही साथ वेव जो है बिल्कुल सिमिलर है, तो ऐसे केस में क्या होगा, परफेक्टली कैंसिलेशन हो जाएगा। इसे ही कहते हैं बच्चों हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और बाकी केसेस इन दोनों के बीच में लाई करेंगे, है ना ही परफेक्टली रीइंफोर्समेंट होगा, ना ही परफेक्टली कैंसिलेशन होगा। तो वहां पर हम लोग कहते हैं कि पार्शियल कैंसिलेशन होता है, ठीक है ना। तो देखिए वही बात यहाँ पर लिखी है कि जैसे कि मान लीजिए ये दो वेव है ना, ये दो वेव बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पर मिल रही है ना, ये दोनों का फेज बिल्कुल सेम है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ब्राइट एरिया है, तो इसे कहते हैं ब्राइट फ्रिंज, है ना। ये जो पैटर्न बनता है ना, इंटरफेरेंस पैटर्न, उसको हम लोग फ्रिंज पैटर्न भी कहते हैं। फ्रिंज का मतलब क्या हो गया, यही जो स्ट्राइप्ड पैटर्न है। तो ब्राइट फ्रिंजेस कहां पर बनते हैं, ब्राइट फ्रिंजेस अकर व्हेन वेव्स फ्रॉम बोथ स्लिट्स अराइव इन फेज। जैसे कि पहले वाले डायग्राम में हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों वेव जो है उनका बिहेवियर सिमिलर है, तो ये दोनों सेम फेज में है। लेकिन जो दूसरा वाला वेव है उसमें आप देखिए कि एक का बिहेवियर जैसा है, दूसरे का बिहेवियर ठीक उल्टा है ना। एक जब अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है तो दूसरा नेगेटिव एक्सट्रीम पर है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा, डार्क एरिया बनेगा। मतलब ये कितनी मजेदार चीज है कि लाइट प्लस लाइट मिल करके डार्कनेस बन गए, है ना। लाइट और लाइट मिले और इस तरीके से मिले कि वहां पर क्या बन गया, डार्कनेस बन गया। तो यहाँ देखिए वही लिखा है कि डार्क एरियाज रिजल्ट फ्रॉम दी ओवरलैपिंग ऑफ वेव्स दैट आर आउट ऑफ फेज, है ना। मतलब इन दोनों वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 180 डिग्री का है, ठीक है। तो बच्चों अगर इस YDSE फेनोमेना को वेव फ्रंट के थ्रू आप देखना चाहते हैं तो हम लोग कैसे देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक इंस्टेंट वेव है ना, जो कि इस पहले वाले स्क्रीन पे टकरा रही है, जहां पर एक छोटा सा ओपनिंग है ना, और इसको हम लोगों ने S0 नाम दिया। अब फर्दर क्या हुआ, ये जो लाइट है ये डिफ्रैक्ट करेगी, है ना, और डिफ्रैक्ट करने के बाद अब S2 और S1 यहाँ पर भी लाइट वेव पहुंची। अब अगेन S2 और S1 यहाँ पर जो लाइट वेव पहुंची, अगेन दे विल बिहेव एज अ पॉइंट सोर्स, और यहाँ से फिर से वेव्स निकलेंगी हर डायरेक्शन में। और इस तरीके से जो स्क्रीन है वहां पर कहीं पर मैक्सिमा बनेगा, कहीं पर मिनिमा बनेगा, एंड सो ऑन, है ना। तो द वेव्स इमर्जिंग फ्रॉम द टू स्लिट्स ओवरलैप एंड फॉर्म एन इंटरफेरेंस
पैटर्न। तो बच्चों इस कॉम्प्लेक्स डायग्राम को हम लोगों ने सिंपल स्ट्रेट लाइन से शो करा है ना, ताकि क्लैरिटी आए। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि S1 से लेट अस से कि कोई स्क्रीन पर कोई पॉइंट हमने P पॉइंट चुना है ना, ये जो P पॉइंट है ये लेट अस से कि Y डिस्टेंस दूर है कहाँ से, ये जो B पॉइंट है, और ये B पॉइंट कौन सा है, S1 और S2 ये दोनों तो स्लिट्स हैं, तो उनका मिड पॉइंट लेट अस से O है। तो O से एक सीधी लाइन बनाए जो स्क्रीन तक पहुंची, वो OB लाइन है ना। तो इस B पॉइंट से अगर Y डिस्टेंस ऊपर गए तो कोई भी एक रैंडम पॉइंट P लिया हम लोगों ने, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि S1 से P और S2 से P ये दोनों लाइन सेगमेंट जो है इनकी लेंथ अलग अलग है, और हम लोग देख पा रहे हैं कि S2 से जो P पॉइंट की दूरी है वो ज़्यादा आ रही है इस पर्टिकुलर डायग्राम के हिसाब से एज कम्पेयर टू S1 से P के बीच की दूरी। तो देखिए बच्चों शुरुआत में S1 और S2 है ना, ये दोनों पॉइंट्स पर जो वेव्स पहुंची थी वो बिल्कुल सिमिलर थी, क्योंकि हम लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं कि S0 के कंपैरिजन में है ना, S0 के हिसाब से S1 और S2 बिल्कुल आइडेंटिकली प्लेस थे। तो जिस वजह से S0 से S1 और S2 पर पहुंचने वाली वेव्स जो है वो बिल्कुल फेज में थी। लेकिन गड़बड़ कहाँ हो गया, अब S1 और S2 से जो वेव्स निकल रही है उनको अगर हम लोग P पॉइंट पे देखें ना, P पॉइंट पे अगर हम लोग देखना चाह रहे हैं कि S1 से निकलने वाली वेव और जो S2 से निकलने वाली वेव है वो दोनों किस तरीके से इंटरफेयर करेगी, तो उसके लिए हम लोग ये देख सकते हैं कि S2 से P की दूरी और S1 से P की दूरी में फर्क है, राइट, जैसा हम लोगों ने अभी भी डिस्कस करा। तो हम लोग ये जानते हैं कि द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स कैन चेंज, है ना, यहाँ पर चेंज होने वाला है क्योंकि S1 और S2 है ना, इस जगह पर कोई भी फेज डिफरेंस नहीं था दोनों वेव के बीच में। लेकिन अब क्या हो रहा है, फर्दर वेव ट्रैवल कर रही है S1P और S2P डिस्टेंसेस जो कि सेम नहीं है ना। तो हम लोग जानते हैं कि द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स कैन चेंज इफ द वेव्स ट्रैवल पाथ्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, है ना। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो दूरी है उसमें फर्क है, जिस वजह से क्या होगा, जिस वजह से फेज में डिफरेंस आएगा। शुरुआत में S1 और S2 इन दोनों पॉइंट्स पर जब वेव पहुंची थी तो कोई फेज डिफरेंस नहीं था, लेकिन यहां से जब वेव P पॉइंट तक पहुंच रही है तो P पॉइंट पर जब दोनों वेव आएंगी तो दोनों का फेज क्या हो चुका होगा, अलग अलग हो चुका होगा। आई एम श्योर बच्चों कि आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर B पॉइंट पर हम लोग देखते तो क्या होता। तो B पॉइंट पर अगर देखते तो हम लोग बिल्कुल देख पा रहे हैं कि S1 से B की दूरी और S2 से B की दूरी क्या है, बिल्कुल सेम है। तो पाथ में कोई भी डिफरेंस नहीं आया, इस वजह से फेज में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो S1 से जो वेव B पॉइंट पर पहुंच रही है और S2 से जो वेव B पॉइंट पर पहुंच रही है, इन दोनों वेव में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आएगा। और हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर फेज डिफरेंस नहीं है तो यहाँ पर कैसा इंटरफेरेंस होना है, कंस्ट्रक्टिव होना है, जिस वजह से यहाँ पर हमारे को काफी ब्राइटनेस फील होती है ना, यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बनता है। तो बच्चों जैसा कि हम लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दूरी कितनी है स्लिट्स और स्क्रीन के बीच में, वो D है, कैपिटल D है, और S1 और S2 है बहुत पास पास और इनके बीच की दूरी है स्मॉल d, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज देखिए कि जो S1P है और जो S2P है, ये दोनों जो लेंथ है ना, ये दोनों दो लाइन सेगमेंट्स है, इनको हम लोग मान सकते हैं ऑलमोस्ट पैरेलल। एग्जैक्टली तो पैरेलल नहीं है, तभी तो पाथ डिफरेंस आ रहा है, लेकिन हम लोग कैपिटल D और स्मॉल d इनकी वैल्यूज को ऐसा चुनते हैं, मतलब स्मॉल d को बहुत छोटा लेते हैं और कैपिटल D को बहुत बड़ा लेते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि ये जो S1P और S2P है ना, ये दोनों ऑलमोस्ट क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं, ठीक है। बट याद रखिएगा दे आर नॉट एग्जैक्टली पैरेलल, दे आर ऑलमोस्ट पैरेलल, जिस वजह से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये वाला एंगल भी थीटा है और ये वाला एंगल भी थीटा ही है ना। तो अगर मुझे ये निकालना है कि इन दोनों रस्तों के बीच में फर्क कितना आएगा, तो हम लोग सिंपल मैथमेटिक्स लगा सकते हैं और अप्रोक्सीमेशन भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिए बच्चों क्या लिखा है, द लाइट कमिंग आउट ऑफ द टू स्लिट्स इज इंटरसेप्टेड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द स्लिट्स। द स्लिट्स आर इल्यूमिनेटेड बाय अ पैरेलल बीम ऑफ अ मोनोक्रोमैटिक, है ना, हम लोग कोशिश करते हैं कि मोनोक्रोमैटिक लाइट का यूज करें ताकि हमें एक ही पर्टिकुलर वेवलेंथ मिल पाए, है ना, और उसके हिसाब से हम लोग इंटरफेरेंस देख सकते हैं। A series of dark and bright strips called fringes are observed on the screen, ठीक है। तो जब हम लोग मोनोक्रोमैटिक लाइट का यूज करते हैं तो हमें बड़ी नीटली जो है यहाँ पर फ्रिंज पैटर्न ऑब्जर्व होता है। अगर ज्यादा वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ वाली लाइट का इस्तेमाल करेंगे तो फिर वहां पर ये इतना अच्छा पैटर्न नहीं दिख पाएगा।
और ऐसा क्यों? क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जहां पर दो वेव्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जहां पर हम लोग चाहते हैं कि डार्कनेस आए, वहां पर हो सकता है कि जो दूसरी वेवलेंथ है ना, उसकी वजह से वहां पर रोशनी आ जाए, है ना, तो फिर हमें ब्राइटनेस और डार्कनेस ठीक से अलग अलग नहीं दिखाई दे पाएंगे, है ना। तो एक की वजह से अगर डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो दूसरी की वजह से हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन हो जाए, और अगर कंस्ट्रक्शन नहीं भी हो तो भी कुछ ना कुछ तो इंटेंसिटी आ ही जाएगी। द टू वेव्स इंटरफेयरिंग एट पी हैव कवर्ड डिफरेंट डिस्टेंसेस, जैसा हम लोगों ने डिस्कस करा था। एक ने S1p इज इक्वल टू एक्स कवर करा और एक ने S2p इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कवर करा। द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट पी, है ना, हम लोग लाइट वेव को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से। द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट पी ड्यू टू द टू वेव्स में बी रिटन एज, एक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, E1 इज इक्वल टू E01 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, है ना। तो लेट अस से कि जो पहली वाली वेव है उसका एम्पलीट्यूड E01 है ना। तो E01 क्या है, जो हम लोग स्लिट वन से वेव देख रहे हैं उसका एम्पलीट्यूड है। तो E1 क्या लिख देंगे, E1 हम लोग लिख देंगे E01 साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, है ना। यहाँ पर x हम लोग यूज कर रहे हैं क्योंकि जो वेव है ना, वो किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, वो ऑलमोस्ट एक्स एक्सिस के लॉन्ग ट्रैवल कर रही है। यहाँ जो P पॉइंट है ये बहुत ज्यादा ऊपर नहीं लेते हम लोग, है ना, जिस वजह से ऑलमोस्ट हम लोग मान सकते हैं कि ये जो थीटा है ये बहुत ज्यादा नहीं है। इसके अलावा बच्चों E2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, E02 साइन ऑफ k टाइम्स x प्लस डेल्टा एक्स माइनस ओमेगा टी, क्योंकि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, x प्लस डेल्टा एक्स, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस डेल्टा एक्स, और हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसके एम्पलीट्यूड को हम लोगों ने कितना लिया, E02 लिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो इसको हम लोग अगर और एक फॉर्म में लिखें तो और कैसे लिख सकते हैं, E02 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, है ना। बस के डेल्टा एक्स को क्या नाम दे दिया गया, के डेल्टा एक्स को नाम दे दिया गया यहाँ पर डेल्टा, है ना। और डेल्टा जो है वो किसका रोल प्ले कर रहा है, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि एक में साइन के अंदर क्या था, के एक्स माइनस ओमेगा टी था सिर्फ, लेकिन दूसरे वाले में क्या था, के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, है ना। तो ये जो डेल्टा है जिसकी वैल्यू हमें पता है के डेल्टा एक्स आई, वो किसका रोल प्ले कर रहा है, इन दोनों फेजेस के बीच में डिफरेंस का रोल प्ले कर रहा है, इसीलिए इसे नाम क्या दिया जाता है, फेज डिफरेंस, ठीक है। तो डेल्टा बराबर क्या हो गया, के डेल्टा एक्स, और हमें पता है कि के बराबर क्या होता है, ओमेगा अपॉन वी होता है। तो इसी वजह से देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, डेल्टा इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन वी इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। और वही क्या बन गया, के की एक और वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो ये फर्दर क्या बन गया, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स बन गया, ठीक है। अब बच्चों अगर हमारे को क्या निकालना हो, रिजल्टेंट निकालना है ना, हमें ये तो पता है कि दो अलग अलग वेव आ रही है यहाँ पर, तो इन दोनों को ऐड कैसे करना है, तो ये तरीका भी चलिए हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो तरीका ये कहता है बच्चों कि जैसे कि पहले वाले केस में हमारे को क्या दिया हुआ था, E1 इज इक्वल टू E01 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या ड्रॉ कर सकता हूँ, दो वेक्टर ड्रॉ कर सकता हूँ, है ना। ये बस एक तरीका है, एक के एम्पलीट्यूड को मैंने देखा कि वो E01 है, तो एक वेक्टर मैंने बनाया E01, अगला वेक्टर मैंने बनाया जिसकी लेंथ है E02। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का है, डेल्टा का है, तो यहाँ पर मैंने डेल्टा एंगल शो कर दिया। अब तरीका ये कहता है कि हमें क्या करना है, हमें इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करना है, और यहाँ पर जो रिजल्टेंट आएगा ना, इसका जो रिजल्टेंट आएगा, तो ये एक्चुअली हमारे को क्या बता रहा है, ये हमारे को बता रहा है E0, मतलब रिजल्टेंट जो वेव आएगी, है ना, उसका एम्पलीट्यूड। तो E इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, E0 आ गया पहले, तो फिर साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी एज इट इज लिखेंगे, और उसमें क्या लिखेंगे, E एप्सिलॉन लिखेंगे। ये एप्सिलॉन एक्चुअली ये वाला एंगल होता है। तो तरीका क्या कहता है, तरीका ये कहता है कि आपको तो करना क्या था, आपको तो ऐड करना था, है ना। किन को ऐड करना था, E1 और E2, है ना, इन दोनों को ऐड करना था हमारे को सिंपली। तो ऐड करने पर जो है जो रिजल्ट आता है वो ये है, E इज इक्वल टू E0 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस एप्सिलॉन, जहां पर E0 स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, E01 स्क्वायर प्लस E02 स्क्वायर प्लस 2E01 E02 कॉस डेल्टा, और tan एप्सिलॉन कितना आता है, E02 साइन डेल्टा अपॉन E01 प्लस E02 कॉस डेल्टा। तो इस रिजल्ट को एक्चुअली लोगों ने एनालाइज किया, और लोगों ने सोचा कि ये जो रिजल्ट आया, ये रिजल्ट तो एक और तरीके से आ सकता था, राइट, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस ट्रिग्नोमेट्री, है ना। पहले हम लोगों ने कैसे निकाला ये रिजल्ट, और ये रिजल्ट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री।
लेकिन इंस्टेड ऑफ यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री ये रिजल्ट एक और तरीके से हासिल किया जा सकता था। अगर मैं के एक्स माइनस ओमेगा टी में ये देखता कि कितना ऐड हो रहा है, जैसे कि पहले वाले में 0 ऐड हो रहा है, लेकिन दूसरे वाले में जो है डेल्टा है ना, यहाँ पर डेल्टा ऐड हो रहा है। के एक्स माइनस ओमेगा टी में पहले में तो 0 ऐड हो रहा है, लेकिन दूसरे वाले में क्या ऐड हो रहा है, डेल्टा ऐड हो रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर दो वेक्टर्स बना सकते हैं, E01 E02। इनका जो रिजल्टेंट आएगा उसको E0 कह देंगे, और यहाँ पर वो जो एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ उसको हम लोग एप्सिलॉन कह देंगे। ठीक है, तो अब ये जो रिजल्ट आया है ना, E0 रिजल्टेंट वेक्टर और एप्सिलॉन ये जो है ये E01 के साथ जो एंगल है, तो इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट लिख सकते हैं ना, E इज इक्वल टू E0 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये तो एज इट इज रह गया, और उसमें कितना ऐड हुआ एंगल, एप्सिलॉन ऐड हो गया। क्लियर है ये बात। तो ये बस वेक्टर मेथड है इन दोनों को ऐड करने का ना, E1 और E2 को ऐड करने का, ये वेक्टर मेथड है। क्लियर है, ये सचमुच में ये दोनों वेक्टर्स नहीं है, बस रिजल्ट को हमने देखा और रिजल्ट को देखने के बाद हमें ये आइडिया आया कि इसको सॉल्व करने का एक तरीका क्या हो सकता है, वेक्टर मेथड। क्लियर है ये बात। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर ये जो ब्राइट फ्रिंजेस बन रहे हैं और जो डार्क फ्रिंजेस बन रहे हैं उनकी कंडीशन क्या हो सकती है। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ रखा है ना, कि जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पर ब्राइट फ्रिंज बनेगा, और जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पर डार्क फ्रिंज बनेगा। तो डेल्टा की वैल्यू एक्चुअली जब 2n पाई होगी, है ना, डेल्टा की वैल्यू 2n पाई होने का मतलब आप समझ रहे हैं, है ना, कि उस केस में क्या होगा, E01 ऐसा हो गया और E02 है ना, ये भी इसी डायरेक्शन में आ गया। तो जब डेल्टा की वैल्यू 2n पाई हो जाएगी तो ये दोनों वेक्टर्स जो है सिंपली ऐड हो जाएंगे, और इससे क्या आएगा, जो रिजल्टेंट E है, E0 है ना, वो सिंपली कितना आ जाएगा, E01 प्लस E02। मतलब मैक्सिमम पॉसिबल जो रिजल्ट हो सकता है वो कब आएगा, जब डेल्टा की वैल्यू 2n पाई हो। और वही इसका उल्टा भी ट्रू है कि जब डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाए, 2n प्लस 1 पाई, मतलब अगर E01 ऐसा है तो E02 जो है वो इसके उल्टे डायरेक्शन में आ जाए, है ना, E02 ऐसा आ जाए, तो उस केस में क्या बनेगा, डार्क फ्रिंज बनेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या करना चाह रहे हैं, कैंसिल आउट करना चाह रहे हैं। अगर एग्जैक्टली E01 और E02 बराबर होंगे तो ये दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और रिजल्टेंट क्या आएगा, वहां पर डार्क फ्रिंज आएगा, बिल्कुल डार्कनेस आएगी। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि डेल्टा बराबर क्या आ गया, 2n पाई फॉर ब्राइट फ्रिंज, और डेल्टा बराबर आ गया 2n प्लस 1 पाई फॉर डार्क फ्रिंज। ठीक है, जहां पर n क्या है वो इंटीजर है। और इसके अलावा आप एक और चीज देखिए कि अगर हम लोग इसको इंस्टेड ऑफ फेज डिफरेंस अगर पाथ डिफरेंस के फॉर्म में देखें, है ना, तो पाथ डिफरेंस के फॉर्म में देखें तो हम लोग सोच सकते हैं कि डेल्टा एक्स को क्या होना चाहिए, n लैम्डा के बराबर। तो देखिए बच्चों, आप ऐसे सोच सकते हैं कि दोनों वेव की शुरुआत तो एक तरीके से हुई थी, है ना। अगर दोनों वेव को देखें, जो S1 से निकल रही है और S2 से निकल रही है, दोनों की शुरुआत एक जैसी हुई थी। अगर हम लोग ये समझ रहे हैं कि लेट अस से कि S1 से जो वेव निकली वो P पॉइंट पर इस तरीके से पहुंची सपोज, और S2 से जो वेव निकली, है ना, वो पहुंच रही है P पॉइंट पर कुछ इस तरीके से, है ना, इस तरीके से पहुंच रही है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितने का आ रहा है, एग्जैक्टली 1 लैम्डा का आ रहा है ना। तो इस केस में हम लोग देख पा रहे हैं कि जब ये P पॉइंट पर मिलेंगी तो दोनों का कैसा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा, क्योंकि आप देखिए अगले पल ये भी ऐसे जाने वाली है और ये भी ऐसे जाने वाली है। अगर वेव को देखें तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जब एग्जैक्टली लैम्डा का पाथ डिफरेंस है तो कंस्ट्रक्टिव हो रहा है। इसी तरीके से अगर 2 लैम्डा का पाथ डिफरेंस हो, 3 लैम्डा का हो, n लैम्डा का हो, तो भी क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, राइट। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर लिखा है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू n लैम्डा फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। वहीं पे बच्चों आप सोचिए कि अगर S1 से P, है ना, इस तरीके की वेव है, और S2 से जो वेव जा रही है ना P तक, वो लेटर से कि ऐसे जा रही है ना, तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कितने का फर्क आया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 लैम्डा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हाफ लैम्डा। तो एग्जैक्टली लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस है इन दोनों रस्तों के बीच में, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि S1 जो है उसके केस में तो ये अब ऊपर उठेगा और S2 के केस में ये नीचे जाएगा। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस केस में क्या होगा, इन दोनों का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, है ना। तो हम लोग इसीलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब डेल्टा एक्स की वैल्यू n प्लस हाफ लैम्डा है तो वहां पर हमारे को क्या मिलता है, डार्क फ्रिंज मिलता है।
और उसके अलावा हम लोगों ने बी पॉइंट की चर्चा कर ही ली है कि वहां पर डेल्टा एक्स तो जीरो है क्योंकि S1b और S2b बराबर थे। तो उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ द ब्राइट फ्रिंज, है ना। दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द ब्राइट फ्रिंज करस्पॉन्डिंग टू n इक्वल टू जीरो, है ना। n इक्वल टू जीरो क्यों? क्योंकि n इक्वल टू वन का वो मतलब हुआ जहां पर पाथ डिफरेंस वन लैम्डा का आ रहा है। उसी तरीके से n इक्वल टू माइनस वन का सिग्निफिकेंस क्या हुआ? जहां पर अगेन पाथ डिफरेंस वन लैम्डा का आ रहा है लेकिन वो अलग डायरेक्शन में आएगा, है ना। अलग डायरेक्शन में आने का मतलब क्या हुआ? आप देखिए बी पॉइंट के ऊपर भी पाथ डिफरेंस आ रहा है, वन लैम्डा का आ सकता है, और बी पॉइंट के नीचे भी पाथ डिफरेंस वन लैम्डा का आ सकता है। उसी तरीके से बी पॉइंट के ऊपर भी पाथ डिफरेंस टू लैम्डा का आ सकता है, और बी पॉइंट के नीचे भी सिमेट्रिक एक ऐसा ही पॉइंट होगा जहां पर पाथ डिफरेंस टू लैम्डा का आएगा। लेकिन ये जो एग्जैक्टली बी पॉइंट है वहां पर पाथ डिफरेंस कितने का आ रहा है? जीरो का आ रहा है ना। तो इसीलिए यहां पर हम लोग क्या कहते हैं कि ब्राइट फ्रिंज बनेगा, और एग्जैक्टली अगर इस बी पॉइंट को देखें तो इट विल बी द सेंटर ऑफ द ब्राइट फ्रिंज। चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोहेरेंस। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनकोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं। इफ वी रिप्लेस द डबल स्लिट्स विथ टू सिमिलर बट independent monochromatic light sources such as two fine incandescent wires, the phase difference between the waves emitted by the sources varies rapidly and randomly। देखिए होता क्या है कि हम लोगों ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या यूज करा था? सोर्स एक ही था, है ना, और उससे जो लाइट रेज है ना, वो पहले S1 और S2 दोनों पर फॉल करी, और फिर जो है क्या हुआ, वो S1 और S2 से लाइट रे फिर से डिफ्रैक्ट करके वो स्लिट्स पर जाकर के इंटरफेरेंस कर रही थी। तो अगर इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग यूज करते क्या, दो अलग अलग लाइट सोर्सेस, इस बार हम लोगों ने क्या किया, एक ही लाइट सोर्स का इस्तेमाल किया और उसको स्प्लिट करवा दिया। लेकिन अगर हम लोग क्या करते, दो इंडिपेंडेंट मोनोक्रोमैटिक सोर्सेस का भी यूज करते हैं ना, तो दिक्कत क्या आती, द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एमिटेड बाय द सोर्सेज वुड हैव वेरीड रैपिडली एंड रैंडमली, है ना। लगातार जो फेज डिफरेंस है वो रैंडमली वेरी करता। अभी क्या है कि फेज डिफरेंस जो आ रहा है ना, वो रैंडमली नहीं आ रहा है, एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन के साथ आ रहा है, राइट। लेकिन अभी क्या हो जाता, रैंडम हो जाता और बहुत ही रैपिडली चेंज करता। दिस अकर्स बिकॉज द लाइट इज एमिटेड बाय वास्ट नंबर ऑफ एटम्स इन द वायर्स एक्टिंग रैंडमली एंड इंडिपेंडेंटली फॉर एक्सट्रीमली शॉर्ट टाइम्स, है ना, ऑफ द ऑर्डर ऑफ नैनो सेकेंड्स। तो इस वजह से क्या हो जाता कि कोई डिसिप्लिन नहीं रहता। As a result, at any given point on the viewing screen, the interference between the waves from the two sources varies rapidly and randomly between fully constructive and fully destructive। ठीक है, तो वहां पर कभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता, कभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता, कभी बीच की फिनोमेना होती, लेकिन ये बहुत ही रैपिडली और रैंडमली होता है ना। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये रैंडमली है ना, इसका कोई डिसिप्लिन नहीं होता। द आई या फिर एंड मोस्ट कॉमन ऑप्टिकल डिटेक्टर्स, है ना, कैन नॉट फॉलो सच चेंजेस एंड नो इंटरफेरेंस पैटर्न कैन बी सीन। इतना फास्ट चेंज को जो है ना ऑब्जर्व कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। द फ्रिंजेस disappear and the screen is seen as being uniformly illuminated, है ना। मतलब ऑन एन एवरेज हमारे को एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी वहां दिखाई देगी, है ना, जो कि वेरी नहीं करेगी, जो कि हमें यूनिफॉर्म लगेगा। ठीक है, अब बच्चों अगर कोहेरेंट सोर्स की बात करें ना, तो अ लेजर डिफर्स फ्रॉम कॉमन लाइट सोर्सेज इन दैट इट्स एटम्स एमिट लाइट इन अ कोऑपरेटिव मैनर, है ना, एक सिस्टमैटिक मैनर में वहां पर जो लाइट है वो एमिट होता है, देयर बाय मेकिंग द लाइट कोहेरेंट। मोर ओवर द लाइट इज ऑलमोस्ट मोनोक्रोमैटिक, is emitted in a thin beam with little spreading and can be focused to a width that almost matches the wavelength of the light। और ऐसे केस में क्या होता है कि जैसे P पॉइंट पर हम लोग देखते हैं ना, तो वहां पर क्या होता कि जो फेज डिफरेंस आएगा दो अलग अलग वेव्स के बीच में, वो भी क्या रहेगा, वो भी हम लोग समझ पा रहे हैं कि वो कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो इसी वजह से क्या होता है कि जब हम लोग YDSC एक्सपेरिमेंट देखते हैं तो उसमें अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग फिनोमेना होता है। कहीं पर मैक्सिमम बनता है, कहीं पर मिनिमम बनता है, कहीं पर कुछ और इंटेंसिटी आती है, लेकिन वो समय के साथ जो है चेंज नहीं होता है। फेज डिफरेंस जो है वो दोनों वेव्स के बीच में जो इंटरफेयर कर रहे हैं वहां पर, वो फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन इनकोहेरेंट सोर्सेज लेने के से दिक्कत क्या आती है कि जो फेज डिफरेंस है वो लगातार क्या होता जाता है, चेंज होता है।
तो एक ही पॉइंट पर कभी मैक्सिमा, कभी मिनिमा, कभी कुछ बनता रहेगा। लेकिन अगर हम लोग कोहेरेंट सोर्स लेंगे तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है ना, हमारे को एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी ही फील होगी। ठीक है, चलिए तो बच्चों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंटेंसिटी इन डबल स्लिट इंटरफेरेंस। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि अगर दोनों स्लिट बिल्कुल आइडेंटिकल है, सोर्स भी बिल्कुल सेम ही था, है ना, क्योंकि जो ओरिजिनल सोर्स था उसी से तो लाइट जो है S1 और S2 में जा रही है। तो अब अगर स्लिट भी बिल्कुल आइडेंटिकल होगा तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि E01 E02 विल बी सेम, है ना, और लेटर से कि उसकी वैल्यू E0 डैश के बराबर है। क्लियर है ये बात? तो हम लोग यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि E0 स्क्वायर फॉर्मूले से क्या आ जाएगा, E0 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 E0 डैश का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस डेल्टा, है ना, ये आ जाएगा फिर। अब इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि इंटेंसिटी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि जो आई है ना, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है एट पॉइंट पी, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 टाइम्स आई डैश मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस डेल्टा। यहाँ पर आई डैश क्या है, आई डैश जो है वो इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिंगल स्लिट है। क्लियर है ये बात? तो यहां से देखिए हमारे पास आई की वैल्यू क्या आ गई, 4 आई डैश कॉस स्क्वायर डेल्टा अपॉन 2, क्योंकि 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई, मतलब 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो वही यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 1 प्लस कॉस डेल्टा क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2, है ना, और बाहर एक 2 ऑलरेडी था तो ये कितना बन गया, 4 आई डैश कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो आई है वो क्या है, वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, और आई डैश जो है वो क्या है, वो ड्यू टू अ सिंगल स्लिट है। तो कितनी मजेदार चीज यहाँ पर हो रही है कि कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होंगे जहां पर इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 4 आई डैश, मतलब कि सोर्सेस थे आई डैश और आई डैश इंटेंसिटी वाले, लेकिन उनकी वजह से इंटरफेरेंस हो रहा है ना, वेव नेचर है लाइट का, जिस वजह से इंटरफेरेंस हो रहा है और वहां पर इंटेंसिटी कितनी हो जा रही है, 4 आई डैश भी हो जा रही है, कहीं कहीं पर 0 भी हो जा रही है, और कहीं कहीं पर 0 और 4 आई डैश के बीच की इंटेंसिटी हो रही है। तो हमारे को देखिए क्या मिल गया यहाँ पर, द इक्वेशन, है ना, द इक्वेशन गिव्स इंटेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डेल्टा, है ना, एट द सेंटर ऑफ अ ब्राइट फ्रिंज, मतलब कि जहां पर डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाए, 2n पाई हो जाए, वहां पर आई की वैल्यू 4 आई डैश है जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। साथ ही साथ डार्क फ्रिंज के सेंटर की अगर बात करें तो मतलब वहां पर डेल्टा बराबर 2n प्लस 1 पाई होता है, तो वहां पर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और बाकी जगह इंटेंसिटी जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस करा था 0 से लेकर के 4 आई डैश के बराबर होगी, है ना, 0 से 4 आई डैश के बीच में होगी। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर ग्राफ देखें ना, तो अगर ग्राफ देखें तो ये देखिए कि इंटेंसिटी एट स्क्रीन, और यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है वहां पर डेल्टा है, तो इंटेंसिटी एट स्क्रीन और यहाँ पर क्या है, डेल्टा है। तो कहीं कहीं पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसे कि जहां पर डेल्टा की वैल्यू 0 हो रही है, जहां पर डेल्टा का मतलब क्या है, डेल्टा का मतलब हो गया फेज डिफरेंस, तो जहां पर फेज डिफरेंस 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है एंड सो ऑन, वहां पर क्या हो रही है इंटेंसिटी, वहां पर इंटेंसिटी जो है वो 4 आई डैश के बराबर हो रही है। और ये हम लोग बात करें कब, जब दो कोहेरेंट सोर्स हैं। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर एक और चीज देख पा रहे हैं कि जहां पर फेज डिफरेंस पाई का है, 3 पाई का है, 5 पाई का है एंड सो ऑन, वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर इंटेंसिटी 0 हो जा रही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। और ये बात हम लोग तब की कर रहे हैं जब दोनों स्लिट्स आइडेंटिकल है ना। और यहाँ पर देखिए जब 2 इनकोहेरेंट सोर्सेज होंगे अगर, तो उस केस में इंटेंसिटी क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी, हर जगह यूनिफॉर्म होगी, और इंटेंसिटी कितनी हम लोग बोलेंगे, एवरेज इंटेंसिटी जो होगी वो होगी 2 आई डैश, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, आइए देखते हैं। इफ द वेव्स फ्रॉम द 2 सोर्सेज वर इनकोहेरेंट so that no enduring phase relation existed between them, there would be no fringe pattern, है ना, पैटर्न ही खत्म हो जाएगा, and the intensity would have the uniform value 2 I naught for all points on the screen। और 2 I naught ही क्यों हो रहा है, उसका रीजन देखिए, इंटरफेरेंस कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय एनर्जी, है ना। ऐसा नहीं है कि हम लोग देख पा रहे हैं कि इंटरफेरेंस में देख पा रहे हैं कि कहीं पर 4 आई डैश हो जा रहा है, तो आप देखिए कहीं पर 0 भी तो हो जा रहा है, कहीं पर 2 आई डैश से ज्यादा है तो कहीं पर 2 आई डैश से कम भी तो है। तो इसी वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि इंटरफेरेंस कोई मैजिक नहीं है ना, वो ऐसा नहीं कि एनर्जी को बढ़ा सकता है या बिगाड़ सकता है, ओवरऑल एनर्जी तो उतनी ही रहेगी। तो इंटरफेरेंस कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय एनर्जी बट मियरली रीडिस्ट्रीब्यूट्स इट ओवर द स्क्रीन, है ना।
तो अगर यहाँ पर इंटरफेरेंस हो चाहे नहीं हो, है ना, तो उन केसेस में भी हम लोग देख सकते हैं कि ओवरऑल एनर्जी तो मेंटेन रहेगी। इसी वजह से एवरेज इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन की अगर बात करें तो वो 2I0 रहेगी, रिगार्डलेस ऑफ वेदर द सोर्सेज आर कोहेरेंट, है ना। अगर सोर्सेज कोहेरेंट हो चाहे इनकोहेरेंट हो, दोनों ही केसेस में ओवरऑल एनर्जी तो उतनी ही रहनी है। और इनकोहेरेंट में एवरेज इंटेंसिटी आएगी जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 2I0 के बराबर। 2I0 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर I0 किसे कहा जा रहा है, यहाँ पर I0 का मतलब हो गया I' से, है ना। I' का मतलब क्या हो गया, इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल सोर्स, है ना। वन सोर्स की वजह से जो I' आ रहा है उसे ही यहाँ पर I0 कहा गया है। क्लियर है ये बात। चलिए बच्चों, तो अब तक हम लोगों ने ये देख लिया था कि स्क्रीन पर क्या बनता है, फ्रिंज पैटर्न बनता है ना। हम लोगों ने देखा था कि जैसे ये वाला पॉइंट है, ये यहाँ पर मैक्सिमा बनता है ना, यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज का सेंटर होता है। फिर हम लोग देखे थे कि धीरे धीरे क्या होती जाती है, इंटेंसिटी कम होने लगती है ना, कम होती है। फिर यहाँ पर एक ऐसा लोकेशन आता है जहां पर मिनिमा बनता है ना, तो यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं डार्क फ्रिंज का सेंटर होता है। फिर धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ती है, फिर बनता है पहला मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा। फिर उसके बाद एक और पोजीशन आती है जहां पर अगेन डार्कनेस होता है ना। इसी तरीके से नीचे भी ये जो पैटर्न है वो कंटिन्यू होता रहता है। तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि ये वाला जो लोकेशन है ना, ये सेंट्रल मैक्सिमम कहलाता है। उसी तरीके से ये वाला जो पॉइंट है वो क्या कहलाता है, n=1 के करस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम है उसका सेंटर। तो सेंटर वर्ड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा ही काफी ब्राइट फील होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होती जाती है, उस ब्राइटनेस की भी इंटेंसिटी कम होती जाती है। तो इसीलिए ये जो ब्राइटनेस है वो मैक्सिमम होता है यहाँ पर, है ना। तो इस जगह पर जहां पर हम लोग n=1 कह रहे हैं वो क्या है, सेंटर ऑफ द ब्राइट फ्रिंज। फिर मैक्सिमम से इंटेंसिटी कम होते होते क्या हो जाती है, मिनिमम, जो कि 0 होती है। फिर एग्जैक्टली जहां पर 0 हो जाती है इंटेंसिटी, वहां पर हम लोग कहते हैं कि इट इज द सेंटर ऑफ द डार्क फ्रिंज, है ना। इस तरीके से हम लोग नाम देते हैं। तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि ये जो पैटर्न है ना, ये लगातार आगे बढ़ता जाता है। इस तरीके से जो है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं ये इस तरीके से पैटर्न रिपीट होता चला जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर जो थीटा लिया है वो कैसा लिया है, वो बहुत ही स्मॉल एंगल लिया है। तो जो अभी हम लोग डेरिवेशन करेंगे उसमें ये assumption याद रखेंगे कि थीटा कैसा, इट इज अ स्मॉल एंगल। ठीक है, तो द सेपरेशन ऑन द स्क्रीन बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस या फिर टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस इज कॉल्ड द फ्रिंज विड्थ। तो जैसे n=0 ये रहा, n=1 के करस्पॉन्डिंग एक और मैक्सिमम लेटर से यहाँ पर है ना। अभी अभी मैंने इस तरीके का एक डायग्राम बनाया था ना, जिसमें इस तरीके से मैंने शो करा था। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर मैक्सिमम आ रहा है, फिर यहाँ पर n=1 के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम आ रहा है। तो ये जो डिस्टेंस होगी इसे हम लोग कहते हैं फ्रिंज विड्थ, है ना। और इसे हम लोग जो है बी या फिर बीटा से डिनोट करते हैं। द सेपरेशन ऑन द स्क्रीन बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस और टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस इज कॉल्ड द फ्रिंज विड्थ। तो ये जो डिस्टेंस है ना, या फिर ये जो फ्रिंज विड्थ है, इसको हासिल करने का एक और तरीका है। एक और तरीका क्या है, वो ये है कि हम लोग टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच की दूरी भी देख ले, है ना। और इसी को क्या कहते हैं, फ्रिंज विड्थ कहते हैं। तो अब बच्चों देखिए यहाँ पर जैसा डायग्राम में हमें शो किया गया है ना, कि ये जो S2P है और S1P है, ये दोनों क्या है, ऑलमोस्ट पैरेलल है। जिस वजह से अगर हमें पाथ डिफरेंस निकालना है ना, पाथ डिफरेंस बेसिकली ये वाली लेंथ हो जाएगी, है ना। इसको निकालने के लिए हम लोग ये वाले डायग्राम को देख सकते हैं। तो S2P और S1P, है ना, इसके बीच में जो डिस्टेंस है इफेक्टिवली हम लोग क्या कह सकते हैं, वो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी ना। दिस विल बी द पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो जैसा कि बच्चों आपको याद होगा कि हम लोगों ने दोनों स्लिट के बीच की दूरी को स्मॉल डी कहा था और ये एंगल थीटा है। तो अगर ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस डी है, तो हम लोग बड़े आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पाथ लेंथ डिफरेंस डेल्टा एल है, इसकी वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू डी साइन थीटा। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर ये भी देख पा रहे हैं कि चूंकि थीटा जो है वो छोटा है, इसलिए डी साइन थीटा विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू डी टैन थीटा, है ना। और यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि डेल्टा एक्स है ना, वो कितना है, डी साइन थीटा या फिर डी टैन थीटा। और अगर हम लोग पहले वाले डायग्राम में देखें तो यहां पर हम लोग टैन थीटा की वैल्यू को कितना कह सकते हैं, टैन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन कैपिटल डी, है ना। कैपिटल डी हमारे को पता है कि ये क्या है, ये इन दोनों के बीच की दूरी है ना। यहाँ पर स्लिट जिस प्लेन में है और जो स्क्रीन जिस प्लेन में,
उसके बीच की दूरी कैपिटल डी है ना। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये y क्या है, ये वो लोकेशन है जहां पर हम लोग निकालना चाहते हैं, है ना, जहां पर हम लोग निकालना चाहते हैं कि इंटेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन डी, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी tan थीटा या फिर डी साइन थीटा। तो हम लोग tan थीटा की वैल्यू जो y अपॉन कैपिटल डी आई है ना, उसको यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास डेल्टा एक्स बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा y स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। ठीक है, इसके अलावा हम लोग जानते हैं बच्चों कि अगर हमें, है ना, अगर हमें सेंटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज चाहिए तो वो कहाँ पर होगा, ऐसे पॉइंट पर होगा सच दैट कि डेल्टा एक्स कैसा हो, एन लैम्डा के बराबर हो। तो अगर मैं एन लैम्डा को किसके बराबर कर दूं, वाई डी अपॉन कैपिटल डी, है ना, इसके बराबर कर दूं, तो हमारे को क्या मिल जाएगा, वाई मिल जाएगा ना। वाई बराबर कितना आ जाएगा, एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो ये क्या मिल गया हमारे को बच्चों, ये हमारे को वो पॉइंट्स मिल गया ना, ये वो पोजीशंस मिल गई जहां पर हमारे को क्या मिल रहा है, सेंटर्स ऑफ ब्राइट फ्रिंज। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सेंटर्स ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, है ना। तो ये हमारे को y कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो दूरियां है ये किस पॉइंट से है, फ्रॉम पॉइंट बी जहां पर सेंट्रल मैक्सिमम बनता है। ठीक है ना, तो अब हम लोग यहां पर क्या देख सकते हैं कि y इक्वल टू जीरो, है ना, y इक्वल टू जीरो किसको करेस्पॉन्ड कर रहा है, सेंट्रल मैक्सिमम को। ठीक है, और y इज इक्वल टू, है ना, y इज इक्वल टू अगर हम लोग n की वैल्यू प्लस माइनस वन रख दें तो y इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, है ना। ये किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, ये करस्पॉन्ड कर रहा है फर्स्ट मैक्सिमा को, है ना। तो n इक्वल टू वन या फिर n इक्वल टू माइनस वन अगर हम लोग रख देंगे तो हमारे को फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा, है ना। n इक्वल टू वन का मतलब हो गया ऊपर और n इक्वल टू माइनस वन का मतलब हो गया नीचे, है ना, सिमेट्रिक होता है बिल्कुल। तो बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि y बराबर जीरो, है ना, y बराबर जीरो एंड y बराबर अगर मैं लूं लैम्डा डी बाई डी, तो y बराबर जी पर हमें, जीरो पर हमें सेंट्रल मैक्सिमम मिल रहा है, और अगर ऊपर की तरफ बात करें तो y बराबर लैम्डा डी बाई डी पर हमारे को फर्स्ट मैक्सिमम मिल रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि इन दोनों सेंटर्स, है ना, ब्राइट फ्रिंजेस के सेंटर्स के बीच में दूरी कितनी आ गई, तो वो आ गई लैम्डा डी अपॉन डी। तो हम लोग यहाँ पर जो फ्रिंज, है ना, फ्रिंज विड्थ है उसे कितना कह सकते हैं, सिंपली हम लोग उसे कह सकते हैं लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी के बराबर। इसी रिजल्ट को बच्चों एक और तरीके से निकाला जा सकता था, अगर हम लोग सेंटर्स ऑफ डार्क फ्रिंजेस, है ना, सेंटर्स ऑफ डार्क फ्रिंजेस के बारे में अगर बात करते तो हम लोग क्या कह सकते थे बड़े आराम से, हम लोग कह सकते थे कि अगर हमें सेंटर्स ऑफ डार्क फ्रिंजेस चाहिए तो उस केस में डेल्टा एक्स जो कि कितना होता है वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, एन प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा के बराबर। तो यहां से हमारे पास देखिए y की वैल्यू क्या आ जाती, y की वैल्यू आ जाती एन प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, है ना। और अगर यहाँ पर हम लोग वैल्यूज पुट करें तो हमारे को कैसी वैल्यूज मिल रही है, जैसे y बराबर मिल रहा है प्लस माइनस लैम्डा डी अपॉन 2d मिल रहा है, उसी तरीके से और क्या वैल्यूज मिल रही है, प्लस माइनस 3 लैम्डा डी अपॉन 2d या फिर प्लस माइनस 5 लैम्डा डी अपॉन 2d। तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि हर, है ना, हर दो ब्राइट फ्रिंजेस के सेंटर के एग्जैक्टली बीच में लाई कर रहा है मिनिमम, है ना। तो हम लोग ये देख सकते हैं, है ना, सबसे पहले यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं कि y बराबर जीरो पर हमारे को क्या मिला, सेंट्रल मैक्सिमम, y बराबर लैम्डा डी बाई डी पर हमारे को क्या मिला, n इक्वल टू वन के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम। उसी तरीके से y बराबर माइनस लैम्डा डी बाई डी पर हमारे को क्या मिला, अगेन n इक्वल टू माइनस वन के करस्पॉन्डिंग जो है हमारे को मैक्सिमम मिला। अब जो हमारे को सेंटर ऑफ डार्क फ्रिंज मिल रहा है वो कहां पर मिल रहा है, y इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन 2d और y इक्वल टू माइनस लैम्डा डी अपॉन 2d, है ना। तो यहां पर हम लोगों ने क्या, n की वैल्यू क्या भरी, n की वैल्यू हम लोगों ने यहां पर जीरो भरी, है ना। जैसे कि यहां पर अगर n की वैल्यू हम लोग जीरो भर रहे हैं तो हमारे को y की वैल्यू क्या मिल रही है, लैम्डा डी अपॉन 2d मिल रही है। उसी तरीके से सोचो यहाँ पर n की वैल्यू माइनस वन होने पर हमारे को y की वैल्यू क्या मिल रही है, माइनस लैम्डा डी अपॉन 2d। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के सेंटर्स है ना, जहां पर एग्जैक्टली इंटेंसिटी जीरो हो रही है, तो वहां पर के बीच की दूरी भी अगर हम लोग निकाले, है ना, इस तरीके से ये जो दूरी निकाले तो ये कितनी आ रही है, ये हम लोग देख पा रहे हैं कि आ रही है लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी के बराबर,
और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीटा बराबर फ्रिंज विड्थ, है ना। तो फ्रिंज विड्थ निकालने का एक और तरीका है यूजिंग द सेंटर्स ऑफ डार्क फ्रिंजेस, ठीक है। चलिए तो बच्चों, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, उसके ऊपर एक आसान सा सवाल कर लेते हैं ना। इन अ YDSC द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज 0.1 mm, द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज 600 नैनोमीटर and the interference pattern is observed on a screen 1 meter away. Find the separation between the successive bright fringes. तो बेसिकली हमसे पूछा क्या गया है, फ्रिंज विड्थ पूछा गया है। तो हमारे को डेटा क्या क्या दिया, ये एनालाइज करते हैं। सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स मतलब स्मॉल डी दे रखा है 0.1 मिलीमीटर, और हम लोगों को लैम्डा कितना दे रखा है 600 नैनोमीटर। साथ ही साथ जो कैपिटल डी है वो कितना है 1 मीटर। तो हमारे को क्या निकालना है, बीटा निकालना है, जो कि कितना होता है लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। तो हम लोग क्या करेंगे, सारी की सारी जो डेटा हमारे को प्रोवाइड किया गया है ना, उसको SI यूनिट में रखेंगे। यहाँ पर आप थोड़ा एक ऑब्जर्व करिए कि जो स्मॉल डी है वो 0.1 mm है, और जो कैपिटल डी है वो 1 मीटर है। मतलब कितना ज्यादा फर्क है यहाँ पर, है ना। तो हम लोग बड़े आराम से देख पा रहे हैं कि कैपिटल डी इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल डी, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ कितना आ जाएगा, 600 into 10 to the power minus 9 multiplied by lambda into capital D which is 1 divided by small d जो कि कितना है 0.1 mm। तो 0.1 into 10 to the power minus 3, है ना। यहां से देखते हैं क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जा रहा है 600 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 बन जाएगा 1/10, तो एक जीरो और ऊपर आ गया। साथ ही साथ और क्या आ गया है यहाँ पर हमारे पास 10 to the power minus 3 है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा इंटू 10 to the power 3, और ये क्या है इंटू 10 to the power minus 9। तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया 6 मल्टीप्लाइड बाय ये आ गया 10 to the power minus 3 मीटर्स, जिसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं 6 मिलीमीटर, है ना। तो फ्रिंज विड्थ हम लोग देख पा रहे हैं कि कितना आ गया हमारे पास 6 मिलीमीटर, और यही बच्चों हमारे इस आसान से सवाल का जवाब है, ठीक है ना। चलिए बच्चों, तुम्हारा नेक्स्ट सवाल है, व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ डबल स्लिट एंड इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन 2.5 meters away. The separation between the slits is 0.5 mm. The first violet and red fringes are formed 2 mm and 3.5 mm away from the central white fringe. Calculate the wavelengths of the violet and the red light. तो बच्चों हमारे को क्या दे रखा है इस सवाल में, व्हाइट लाइट दे रखा है जिसे पास किया गया डबल स्लिट से, और इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व किया गया एक स्क्रीन पे जो कि कितने दूरी पर है, D इज इक्वल टू 2.5 meters अवे, है ना। साथ ही साथ स्मॉल डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5 मिलीमीटर, है ना। अब अगर वायलेट के बारे में बात करें, तो पहला जो वायलेट का फ्रिंज ऑब्जर्व करा गया है ना, वो कहां पर करा गया, व्हाइट सेंट्रल व्हाइट फ्रिंज से 2 मिलीमीटर अवे, है ना। तो यहां पर हम लोग बीटा क्या लिख सकते हैं, बीटा फॉर वायलेट लिख सकते हैं, वो है 2 मिलीमीटर, और सिमिलरली बीटा फॉर रेड कितना बोल सकते हैं 3.5 मिलीमीटर। क्लियर है बात। तो अब जो है हमें लैम्डा वी और लैम्डा आर निकालना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हमारे को ये नजर आ रहा है ना। हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीटा वायलेट वो कितना हो जाएगा लैम्डा वी इंटू डी अपॉन स्मॉल डी, और इसी तरीके से बीटा आर क्या हो जाएगा लैम्डा आर डी अपॉन स्मॉल डी, करेक्ट है। तो अब देखिए यहां पर हम लोग क्या भर सकते हैं 2 मिलीमीटर, है ना। 2 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा लैम्डा वी मल्टीप्लाइड बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 0.5 मिलीमीटर, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग सबको SI यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों SI यूनिट में 2 मिलीमीटर क्या हो जाएगा 2/1000 मीटर इज इक्वल टू लैम्डा वायलेट मल्टीप्लाइड बाय 2.5 अपॉन 5/1000, है ना। ये मीटर में आ गया। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि लैम्डा भी हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 400 नैनोमीटर। और इसी तरीके से हम लोग और क्या निकाल सकते हैं, लैम्डा रेड भी निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा हमारे पास 700 नैनोमीटर, जो कि हमारे फाइनल आंसर्स हो जाएंगे। चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट सवाल है, A double slit experiment is performed with yellow light, है ना, मतलब सोडियम लाइट of wavelength 589.3 nanometer and the interference pattern is observed on a screen 100 centimeter away. The 10th bright fringe has its center at a distance of 12 millimeter from the central maximum. Find the separation between the slits.
तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर डेटा क्या क्या दे रखा है। लैम्डा जो है वो 589.3 नैनोमीटर है ना। इसके अलावा हमारे को क्या दे रखा है कि जो स्क्रीन की दूरी है वो कितनी है, कैपिटल डी इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। उसके अलावा हमारे को किस फ्रिंज को देखना है, 10th ब्राइट फ्रिंज को, मतलब n इज इक्वल टू हमारे को क्या लेना है, 10 लेना है, ठीक है। और यहाँ पर और क्या दे रखा है कि द 10th ब्राइट फ्रिंज हैज इट्स सेंटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 mm। तो y की वैल्यू क्या दे रखी है, 12 मिलीमीटर, ठीक है ना। तो हम लोग को अब क्या निकालना है, स्मॉल डी निकालना है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि अगर हमारे को है ना y10 देखना है तो y10 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा n लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। तो y10 दे रखा है 12 अपॉन 1000 है ना। मैंने सब कुछ को SI यूनिट में रखने का सोचा है। n की वैल्यू 10 ले लेंगे, लैम्डा ले लेंगे 589.3 अपॉन 10 टू द पावर 9 है ना। और कैपिटल डी क्या ले लेंगे, 100 सेंटीमीटर, मतलब 100 अपॉन 100 विच इज 1 मीटर। और यहाँ पर डिवाइड कर देंगे इसे स्मॉल डी से। तो देखिए यहाँ से जो है हमारे पास स्मॉल डी की जो वैल्यू है ना, वो कितनी आ जाएगी। स्मॉल डी देखिए आ जाएगा 100 से 100 चला गया, और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि स्मॉल डी कितना आ जाएगा, 5893 है ना। मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10 टू द पावर 9 है ना। तो अब अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कि जवाब कितना आएगा। हमारे पास स्मॉल डी की वैल्यू आ जाएगी 0.49 मिलीमीटर, ठीक है। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ्स 6500 एंगस्ट्रॉम एंड 5200 angstrom is used to obtain interference fringes in a Young's double slit experiment। और हमें ये दे रखा है कि 1 angstrom की वैल्यू होती है 10 to the power -10 meters। The distance between the slits is 2 millimeter and the distance between the plane of the slits and the screen is 120 centimeter। पहला पार्ट है, find the distance of the third bright fringe on the screen from the central maximum for the wavelength 6500 angstrom। और सेकेंड पार्ट में पूछा गया है, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ्स कोइंसाइड। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक बार डेटा लिख लेते हैं कि सवाल में क्या क्या दे रखा है। तो सवाल में हम लोग देख पा रहे हैं कि दो अलग अलग वेवलेंथ दे रही है ना। तो लैम्डा 1 की वैल्यू में लिख लेता हूँ 6500 एंगस्ट्रॉम, और लैम्डा 2 की वैल्यू में लिख लेता हूँ 5200 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसके अलावा हमारे को डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स दे रखा है, स्मॉल डी दे रखा है कितना, 2 मिलीमीटर, और साथ ही साथ कैपिटल डी की वैल्यू हमारे को दे रखी है 120 सेंटीमीटर। तो पहले पार्ट में तो हमसे सिर्फ पूछा गया डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम है ना, 6500 एंगस्ट्रॉम वाले के लिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे कि जो हमारा आंसर हो जाएगा है ना, y की वैल्यू जो है अगर हम लोग देखें थर्ड मैक्सिमम की, तो वो कहाँ पर होती है, तो वो होती है 3 टाइम्स लैम्डा डी बाई डी, मतलब 3 टाइम्स 6500 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 120, ये हमारा सेंटीमीटर, तो 120 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, जो कि कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -3 है ना। तो यहाँ से देखिए हमारे पास जो y3 की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 0.12 सेंटीमीटर। तो ये तो बच्चों हमारे पहले पार्ट का जवाब आया ना। अब सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया था, आइए एक बार और देख लेते हैं। लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ्स कोइंसाइड, ठीक है। तो मान लेते हैं है ना, मान लेते हैं कि 6500 एंगस्ट्रॉम वाले का mth ब्राइट फ्रिंज जहां पर आ रहा है, वहीं पर 5200 एंगस्ट्रॉम वाले का nth फ्रिंज आ रहा है ना, nth ब्राइट फ्रिंज। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, m इंटू 6500 है ना, 6500 मल्टीप्लाइड बाय d अपॉन स्मॉल d शुड बी इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय 5200 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d है ना। y दोनों के लिए सेम है, कोइंसाइड करना चाहिए। तो यहाँ से देखिए हमारे पास m अपॉन n है ना, m अपॉन n की वैल्यू क्या आ गई, 4/5 आ गई। तो यहाँ पर 4/5 और फर्दर छोटा नहीं किया जा सकता है ना। तो हम लोग यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि जहाँ पर फोर्थ ब्राइट फ्रिंज आएगा m का है ना, मतलब कि 6500 वाले का, वहां पर फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज आएगा 5200 वाले का। उसी तरीके से जहां पर 8वां ब्राइट फ्रिंज आएगा वहां पर nth, मतलब कि यहाँ पर जो 5200 वाला है उसका 10th ब्राइट फ्रिंज आएगा
है ना, इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती जाएगी। तो हम लोगों को लोएस्ट नंबर क्या दिख रहा है, 4 और 5। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि सबसे पहला ये फिनोमेना कहाँ पर होगा, जब कोइंसाइड करेंगे वो तब होगा जब 6500 वाले का फोर्थ ब्राइट फ्रिंज जहाँ पर आएगा वहीं पर फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज आएगा 5200 वाले का। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, कोई भी एक चुन लेते हैं, लेटर से कि मैं m वाला चुन लेता हूँ, तो 4 इंटू 6500 मल्टीप्लाइड बाई d अपॉन स्मॉल d, है ना। यहाँ पर अगर चीज़ों को हम लोग SI यूनिट में भरेंगे तो यहाँ से जवाब आ जाएगा 0.16 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आज के लेक्चर का आखिरी सवाल देखते हैं। सवाल है, इफ YDSE इज परफॉर्म्ड इन वाटर, है ना, अगर पूरा का पूरा सेटअप मान लीजिए पानी के अंदर हो तो क्या होगा, क्या फ्रिंज विड्थ कम होंगे, क्या फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी, फ्रिंज विड्थ सेम रहेगा, या फिर फ्रिंज पैटर्न ही अब ऑब्जर्व नहीं होगा। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। और हम लोग जानते हैं कि अगर किसी मीडियम के अंदर की बात करें, है ना, तो v इज इक्वल टू होता तो f लैम्डा है। और हम लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो तो कांस्टेंट होती है ना। अगर एक रेड लाइट है मेरे पास, है ना, एक रेड लेजर बीम है, तो वो अगर एयर में रेड दिखेगी तो पानी में भी तो रेड ही दिखेगी, है ना। लेकिन फर्क क्या आ जाता है कि स्पीड जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, और अगर स्पीड कम हो रही है तो वेवलेंथ को मजबूरन कम होना पड़ेगा। तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि लैम्डा जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। d अपॉन स्मॉल d ये तो ज्योमेट्री है ना, यहाँ पर तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि बीटा जो है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। मतलब फ्रिंज विड्थ जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है ये बात। तो कैपिटल डी और स्मॉल डी, है ना, ये दोनों तो स्लिट के बीच के सेपरेशन है, पानी के अंदर ले जाएंगे तो भी सेपरेशन में चेंज नहीं आएगा। उसी तरीके से कैपिटल डी क्या है, जो स्लिट वाली प्लेन है और जो स्क्रीन है जहाँ पर इमेज फॉर्म हो रही है ना, वो जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो फॉर्म हो रहा है, उसके बीच की दूरी है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो फ्रिंज विड्थ है वो इसलिए कम हो रहा है क्योंकि लैम्डा जो है वो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। क्लियर है ये बात। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये जो सेकंड लेक्चर है वेव ऑप्टिक्स का वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। एंड आई होप कि आपको YDSE अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी अलग अलग वेरिएशंस देखेंगे इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से इस लेक्चर को पढ़िएगा, और अगर कहीं डाउट आए तो मेरे को ज़रूर बताइएगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।